आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। जहां आने वाले चुनावों से लेकर कांग्रेस की मजबूती तक को लेकर मंथन किया गया। तो वहीं इस बीच सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार ने एक बयान देकर विपक्षी एकता का भी ऐलान कर दिया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज 4 राज्यों की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा के उपचुनावों के नतीजे आए हैं। इन नतीजों में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने जीत दर्ज की है, जिसमें कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें गई हैं। ये सीटें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनावों की हैं। इस जीत ने कांग्रेस के अंदर एक उम्मीद जगाई है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। आज पूरे दिन सोनिया गांधी के घर पर भी बैठकों का दौर चला, जहां कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा की गई। तो वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में बीजेपी को कैसे हराया जाए इस पर रणनीति बनाई गई। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित 13 प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने देश में बढ़ती नफरत और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बयान जारी किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साथ एक ही बयान देकर सबको चौंका दिया है। क्या अब पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है? क्या टीएमसी और कांग्रेस के बीच मतभेद खत्म हो गया है? क्या शरद पवार कांग्रेस के नेतृत्व में ही 2024 के चुनाव लड़ेंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने में वक्त लगेगा। लेकिन देश के बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने देश में शांति और सौहार्द को बनाए रखने का बयान देकर ये साफ कर दिया है कि अब बीजेपी की खैर नहीं है। बीजेपी की नफरत की राजनीति के दिन अब पूरे हो गए हैं। देश को बांटो और राज करो की बीजेपी की ये नीति अब नहीं चलने वाली है। नफरत की राजनीति को रोकने के लिए अब विपक्ष एकजुट हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव अब विपक्ष मिलकर लड़ेगा। विपक्षी एकता से बीजेपी खेमे में खलबली जरूर मचेगी। अपने बयान से विपक्षी दल के नेताओं ने बीजेपी पर ही निशाना साधा है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है, उस पर भी विपक्ष अब एक साथ है। अब इस बयान पर बीजेपी क्या कहती है, ये देखना होगा। यूपी में दूसरी बार बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद से ही तथाकथित महंतों के भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक धर्म संसद के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिससे लोग भड़क उठे हैं। तो क्या है इस वीडियो में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में एक वर्ग के खिलाफ हिंसा भड़काने की हो रही है बड़ी साजिश। खुद को महंत कहने वाले साधु देश में अशांति फैलाने की कर रहे हैं बात। धर्म युद्ध के नाम पर हिंसा की हो रही है बड़ी साजिश। जी हां, हरिद्वार में हुई धर्म संसद के बाद अब कथित महंत कृष्णानंद के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कथित महंत कृष्णानंद धर्म युद्ध के आगाज होने की बात कह रहा है। वीडियो में कृष्णानंद दावा कर रहा है कि पूर्वांचल से ही ये धर्म युद्ध शुरू होगा, इसलिए हम काशी में आए हैं। वीडियो में अपने हाथ में फारसा दिखा रहा कृष्णानंद बोल रहा है कि हम फारसा इसलिए रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर किसी की गर्दन को उड़ा सकें। हम यही कहेंगे कि हिंदुओं जाग जाओ, नेताओं के भरोसे मत रहो, ज्यादा वक्त नहीं है, उनकी तैयारी पूरी है और तुम्हारी तैयारी नेताओं के भरोसे अधूरी पड़ी है। कृष्णानंद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कब का है और कहां पर इसे शूट किया गया है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो यूपी चुनावों के बाद का हो सकता है और कृष्णानंद का ये भाषण काशी का ही हो सकता है, क्योंकि वीडियो में कृष्णानंद काशी आने की बात कह रहा है। कृष्णानंद हिंदुओं से अपने घर में हथियार रखने की बात कह रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने कृष्णानंद के वीडियो को शेयर कर वाराणसी कमिश्नर पुलिस और यूपी पुलिस को टैग किया है। वाराणसी पुलिस के अधिकारियों ने भी इस वीडियो के मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की जांच कराएंगे। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष पुलिस पर भड़काऊ बयान देने वाले कथित महंत को बचाने का आरोप लगा रहा है। यूपी की योगी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और किस तरह नफरत की साजिशों को विफल करती है, इस पर देश की नजरें हैं। शनिवार को 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ी हार मिली है। विधानसभा चुनावों में जितनी बड़ी जीत मिली थी, उतनी ही शर्मनाक हार उपचुनावों में मिली, जिसके बाद पार्टी के भीतर से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। बल्कि बीजेपी के नेता आला कमान को समझाइश देने में लगे हैं। तो किसने दी सलाह, देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है।
छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार कहीं भी बीजेपी जीत नहीं पाई, ना विधानसभा सीटें न लोकसभा सीट, जिसके बाद अब बीजेपी के भीतर असंतोष दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ने टीएमसी के हाथों दोबारा मात खाई है। राज्य की आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल लोकसभा सीट से तो बाबुल सुप्रियो ने बालीगंज विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। इस जीत को लेकर टीएमसी से बीजेपी में गए सांसद सौमित्र खान ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। खान ने कहा, हार की उम्मीद पहले से थी, ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा बंगाल इकाई का नेतृत्व अनुभवहीन नेता कर रहे हैं जो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। आपको बता दें कि सौमित्र खान 2019 लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी से काफी चीजें सीखनी होंगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को सुधारना होगा, नहीं तो पार्टी के पुनरुद्धार का कोई मौका नहीं होगा। वहीं सौमित्र खान के इस बयान पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर बीजेपी में विरोध के ये सुर बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में पार्टी और कमजोर हो सकती है। देश के कई हिस्सों में रामनवमी के मौके पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी और इसे लेकर विपक्षी दलों ने शनिवार को जनता से शांति की संयुक्त अपील भी की। लेकिन शनिवार को ही देश की राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर सवाल भी उठे। अब हालात काबू में हैं और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में माहौल अचानक बिगड़ गया। दो गुटों के बीच बहस और पथराव के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए आंसू गैस छोड़ी। अब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान भड़की इस हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कहा गया है कि शोभा यात्रा के दौरान अंसार नाम का एक शख्स अपने 4 से 5 साथियों के साथ वहां आया और शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों से बहस करने लगा। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसके चलते शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि इस घटना में जहांगीरपुरी थाने के एसआई के हाथ में गोली लग गई और 6 से 7 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक को गंभीर चोट आई है। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को हिंसा से जुड़े 100 वीडियो मिले हैं और वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इस बीच उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज ने इस मामले को भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया है। वहीं हालात शांत बनाए रखने के लिए अमन कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें सभी सदस्यों से कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र की जनता से शांति, सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील करें। देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऊपर से बढ़ती महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। लेकिन सरकार का ध्यान आम लोगों की समस्याओं को दूर करने की जगह उन्हें बढ़ाने पर लगा है। केंद्र की मोदी सरकार ध्रुवीकरण के रास्ते पर चल रही है। सरकार का ध्यान सिर्फ वोटों पर है। मोदी सरकार की इस नीति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीखा वार किया है। क्या कहा है सोनिया गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में फैली अशांति के पीछे क्या पीएम मोदी जिम्मेदार हैं? क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ रामनवमी पर टकराव? वोटों की खातिर बीजेपी बिगाड़ रही है देश का माहौल। जो लोग उपद्रव फैला रहे हैं उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं पीएम मोदी? ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उठाए हैं। अपने एक आर्टिकल में सोनिया गांधी ने कहा कि जो लोग उपद्रव फैलाते हैं, भड़काने वाले बयान देते हैं, उन्हें समर्थन कौन देता है? प्रधानमंत्री को इनके खिलाफ बोलने से कौन रोकता है? पीएम की चुप्पी से लगता है कि वो इसका आनंद ले रहे हैं। भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने वाले खुलेआम घूमते हैं, उन्हें संरक्षण मिल रहा है। देश में नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता और झूठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। झूठे राष्ट्रवाद की वेदी पर शांति और बहुलतावाद की बलि दी जा रही है और हम एक समाज के रूप में चुपचाप खड़े होकर देखते नहीं रह सकते। संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय समाज और राष्ट्रीयता की मजबूत नींव को कमजोर किया जा रहा है। तो सोनिया गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम देश के मजबूत लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन असहमति की आवाज को बर्दाश्त भी नहीं करते, जो लोकतंत्र का सबसे जरूरी हिस्सा है। सोनिया ने कहा, सत्ता में बैठे लोग विचारधारा के आधार पर विरोध की बात दबाने में लगे हैं।
राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ पूरी सरकारी मशीनरी की ताकत झोंकी जा रही है। एक्टिविस्टों को खामोश रहने की धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल झूठ और नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। डर, धोखा और धमकी तथा कथित अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की रणनीति के स्तंभ बन गए हैं। तो सोनिया गांधी ने कहा है कि देश में मिलीजुली परंपरा का इतिहास रहा है, इसे मिटाने की कोशिश हो रही है। संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय समाज और राष्ट्रीयता की मजबूत नींव को कमजोर किया जा रहा है। ये नफरत और विभाजन का वायरस है जो अविश्वास को बढ़ा रहा है, बहस को दबा रहा है और एक देश और लोगों के रूप में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे बीच यही वायरस फैलाया जा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में मिली जीत की खुमारी बीजेपी नेताओं की उतरी भी नहीं थी कि जनता ने उन्हें जमीन दिखा दी है। 4 अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें से अधिकांश सीटें पहले बीजेपी के पास ही थी। तो कैसे अपने गढ़ में हार गई बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में बीजेपी के विरोध की आंधी चल रही है। इसका एहसास आज बीजेपी और उसके सहयोगियों को भी हो गया है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मंत्रियों के बेतुके बयानों का असर जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल इसका जवाब 4 राज्यों में हुए उपचुनावों में बीजेपी को मिल गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में जनता का गुस्सा केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के खिलाफ जमकर निकला। बीजेपी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली, उल्टा हर सीट पर हार का मार्जिन भी 10% से ज्यादा रहा। किसी भी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुरुआत से ही मुकाबले में दिखाई नहीं दिया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को 2,97,231 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस सीट पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले साल वो इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो गए, जिस कारण आसनसोल में उपचुनाव कराना पड़ा। टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो को बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मैदान में उतारा, जहां उन्होंने सीपीएम की सायरा शाह हलीम को 20,228 वोटों से मात दे दी। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। बंगाल से सटे बिहार में भी बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। बिहार की बोचहां सुरक्षित सीट पर आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के लिए यह हार चौंकाने वाली है, क्योंकि इस सीट पर लंबे समय से एनडीए का कब्जा था। बिहार और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भले ही कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जलवा देखने को मिला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर सीट पर कांग्रेस की जाधव जयश्री चंद्रकांत ने बीजेपी के सत्यजीत को 18,594 वोटों से मात दे दी। इसी तरह छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की यशोदा नीलांबर वर्मा ने बीजेपी की कोमल जंघेल को 19,381 वोटों से हरा दिया। 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और टीएमसी को 2-2 और आरजेडी को 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी खाली हाथ रही। बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी को माना जा रहा है। पिछले साल भी उपचुनाव में बीजेपी को इन्हीं मुद्दों पर हार मिली थी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में सरकार ने महंगाई पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन चुनावों के बाद बढ़ी महंगाई का असर आज फिर उपचुनावों में देखने को मिल गया। दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल तक आंदोलन करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरजते हुए राकेश टिकैत ने किसानों को फिर से आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही दिल्ली की तरह भोपाल को घेरने की चेतावनी भी दी है। क्या शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार को घुटनों पर लाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिल्ली की सीमा पर 1 साल से ज्यादा वक्त तक आंदोलन करने के बाद अब राकेश टिकैत ने मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। भोपाल पहुंचते ही राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए भोपाल को दिल्ली बनाना पड़ेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के किसानों को तैयार रहना होगा। मध्य प्रदेश के किसानों को राकेश टिकैत ने जागरूक रहने का आह्वान किया और कहा कि वो आंदोलन के लिए तैयार रहें। किसानों के हितों की लड़ाई के लिए भोपाल को भी दिल्ली बनाना होगा। टिकैत ने कहा कि देश के सभी राज्यों की राजधानी को दिल्ली बनाना होगा। किसानों के हितों की लड़ाई अब राज्यों की राजधानी में भी लड़ी जाएगी। इसके लिए सभी किसानों को तैयार रहना होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तेलंगाना राज्य की कृषि नीति आदर्श है
वहां किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे वो खाद बीज की खरीदी आसानी से कर सकते हैं। किसानों को वहां बिजली भी फ्री दी जा रही है। ऐसी किसान नीति सभी राज्य सरकारों को बनानी चाहिए। टिकैत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल को लेकर कहा कि ये लोग किसानों की बातें तो करते हैं मगर किसानों को ना बोल रहे हैं, इसलिए यह आंदोलन किया जा रहा है। भोपाल के किसानों को राकेश टिकैत ने कहा कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन हो तो वो यहाँ भागीदारी करें और जागरूक रहें, कभी भी भोपाल को घेरना पड़ सकता है। राकेश टिकैत ने जिस तरह से शिवराज सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरा है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 5 राज्यों में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने की जुगत में लगी हुई है। जिन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव हैं, वहां तो कांग्रेस सतर्क है ही, लेकिन जिन राज्यों में अभी चुनाव नहीं है, उन पर भी कांग्रेस नजर बनाए हुए है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बहुत सोच समझकर फैसले ले रही है। कई राज्यों के अध्यक्षों को बदला जा रहा है। हाल ही में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सवाल ये है कि अब किसे बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। बिहार की राजनीति में वैसे तो अक्सर ही हलचल मची रहती है, लेकिन इन दिनों एक सवाल जोरों से चर्चा में है और वो सवाल है कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन। और इस सवाल पर अभी कांग्रेस आलाकमान भी मंथन कर रहा है, क्योंकि अभी हाल में हुए चुनावों के नतीजे पार्टी की उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। ऐसे में पार्टी अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है, इसीलिए इस पद पर सही व्यक्ति के चुनाव में उसे समय लग रहा है। दरअसल बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल पिछले साल सितंबर में ही पूरा हो चुका था। ऐसे में आखिर में उन्होंने खुद दिल्ली जाकर राहुल गांधी और CWC को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद से ही इस पर मंथन जारी है। ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस की कमान कन्हैया कुमार के हाथ में सौंपी जा सकती है। हालांकि इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं, लेकिन कन्हैया को ज्यादा मजबूत दावेदार इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बेहद करीब हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि कन्हैया खुद भूमियार जाति से आते हैं, जो पहले कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ये धीरे धीरे बीजेपी के साथ चला गया। अब पार्टी कन्हैया कुमार के सहारे इस वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश कर सकती है। इसके साथ ही कन्हैया कुमार दलितों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और उनकी आवाज बुलंद करते रहते हैं। वहीं पार्टी कन्हैया को हार्दिक की तरह नाराज भी नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल खुद को तवज्जो न मिलने के चलते पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आला कमान कन्हैया को नाराज नहीं करना चाहेगा। हालांकि कन्हैया को अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं, इस पर अभी भी मंथन चल ही रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस रेस में कुटुंबा विधायक राजेश राम, दूसरे नंबर पर पूनम पासवान है, तीसरे नंबर पर बिहार कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा और चौथे नंबर पर पूर्व सांसद रंजीत रंजन है। ऐसे में कांग्रेस किस पर भरोसा जताकर दांव लगाएगी, ये देखने वाली बात है। कर्नाटक की राजनीति में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। राज्य की बोम्मई सरकार चारों तरफ से घिरी हुई दिख रही है। केंद्रीय नेतृत्व भी सीएम बसवराज बोम्मई को सख्ती से बता चुका है कि विवाद अपनी जगह है, लेकिन काम करके दिखाना होगा। लेकिन कर्नाटक में काम की जगह कमीशन खोरी हो रही है। इस मामले में एक ठेकेदार ने खुद की जान भी ले ली है। आरोपी जो है वो सरकार में मंत्री हैं और एक मंत्री के ऊपर एक गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे पार्टी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में जब जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है, वो भ्रष्टाचार के मामले में घिर जाती है। 2008 में BS येदियुरप्पा राज्य के सीएम बने थे, लेकिन उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में घिर गई थी। आरोप सीधे सीधे सीएम येदियुरप्पा पर ही थे। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, बाद में पार्टी छोड़ी और जेल भी जाना पड़ा। इसका नुकसान बीजेपी को हुआ और बीजेपी राज्य में तीसरे नंबर का दल बन गई। अब जोड़ तोड़कर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई है, लेकिन सरकार चलाते नहीं बन रहा है। पहले येदियुरप्पा को सीएम बनाया, फिर उनकी जगह बसवराज को कमान दी गई, लेकिन राज्य में काम की जगह कमीशन का खेल चल रहा है। इस बार आरोपों में घिरे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा। ईश्वरप्पा पर कमीशन मांगने के आरोप बीजेपी कार्यकर्ता और ठेकेदार संतोष पाटिल ने लगाए हैं। पाटिल ने खुद की जान भी दे दी है, लेकिन जाते जाते वो ईश्वरप्पा की मुश्किलें बढ़ा गए हैं। संतोष पाटिल का एक वीडियो ईश्वरप्पा की मुश्किल बन गया है, जिसमें पाटिल ने दावा किया कि ईश्वरप्पा और उनके करीबी काम दिलवाते हैं, फिर भुगतान के नाम पर 40% कमीशन मांगते हैं। कमीशन नहीं दो तो परेशान किया जाता है, पेमेंट रोक दी जाती है
पाटिल के आरोपों को शुरुआत में बसवराज बोम्मई ने हल्के में लिया। इसका कारण ईश्वरप्पा की पार्टी में मजबूत पकड़ थी। ईश्वरप्पा कुरुबा समुदाय से आते हैं। राज्य में इनकी आबादी 9% बताई जाती है। बीजेपी में ईश्वरप्पा इस समुदाय का चेहरा है। कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धारमैया भी इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी ईश्वरप्पा पर एक्शन लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब कांग्रेस ने ईश्वरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। ईश्वरप्पा को खुद ही अपने इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा, लेकिन अब विपक्ष हमलावर हो चुका है। वो ईश्वरप्पा के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग पर भी अड़ गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार में फंसे ईश्वरप्पा का भविष्य भी येदियुरप्पा की तरह होगा? बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी है। देश के 12 राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज है। 4 राज्यों में बीजेपी सहयोगी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सत्ता की भूख बढ़ती ही जा रही है। अब बीजेपी की नजर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल पर लगी है और इन 2 राज्यों को हड़पने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है, जिसको लेकर शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा और राज ठाकरे को भी लेकर बड़ी बात कह दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास आघाड़ी की लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, लेकिन सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी महाराष्ट्र में आए दिन नए विवाद खड़े कर रही है और ये सब हो रहा है उद्धव सरकार को कमजोर करने के लिए। ये कहना है एनसीपी चीफ शरद पवार का। एनसीपी नेता शरद पवार ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को चलाने वाली सरकार महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये लोग वहां किसी भी कीमत पर सरकार बनाना चाहते हैं। इस दौरान पवार ने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शरद पवार ने इस दौरान MNS प्रमुख राज ठाकरे पर भी हमला बोला और कहा कि कुछ पार्टियां राज्य में तनाव का माहौल खड़ा करना चाहती हैं। ऐसी पार्टियों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है जिसे जनता नकार चुकी हो। दरअसल पवार MNS के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक राज्य की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाना चाहिए, वरना उनके कार्यकर्ता मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर नमाज के वक्त हनुमान चालीसा और भजन करेंगे। पवार ने ये भी कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर एक बार फिर 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं ईडी के छापे को लेकर पवार ने कहा कि 2 राज्यों में चुने हुए प्रतिनिधि बीजेपी को उन राज्यों में सरकार नहीं बनाने दे रहे, इसलिए ये छापे पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापों को लेकर शरद पवार ने
पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कहा था कि वरिष्ठ सांसदों के साथ नाइंसाफी हो रही है। शरद पवार ने पीएम ऑफिस में जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर भी कई अटकलें लगाई गई थी, लेकिन बाद में शरद पवार ने मुलाकात को लेकर सफाई दी थी। अब शरद पवार के इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 4 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली थी। खासकर यूपी में फिर से भगवा परचम लहराया। इसके बाद यूपी में एमएलसी चुनावों में भी बीजेपी ने बाजी मार ली। हालांकि पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में बीजेपी हार गई थी और अब एक बार फिर उपचुनावों में बीजेपी को बुरी हार मिलती नजर आ रही है। आज 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनावों के नतीजे आ रहे हैं और इनमें बीजेपी बाकी दलों से हारती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर फिर से टीएमसी का कब्जा हुआ है, जबकि बीजेपी को फिर हार का स्वाद चखना पड़ा। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस और फिर कांग्रेस से टीएमसी का हाथ थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को यहां जीत मिली है। वहीं बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में भी टीएमसी ही बीजेपी पर भारी पड़ रही है। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आने वाले बाबुल सुप्रियो यहां जीत गए हैं। बिहार की बोचहा विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान जीत रहे हैं और यहां एनडीए को तगड़ा झटका लगा है, जबकि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा जीत की ओर बढ़ रही हैं और यहां एक बार फिर बीजेपी को मात खानी पड़ी है। जबकि महाराष्ट्र में कोल्हापुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव जीत की ओर बढ़ रही हैं। इस तरह 5 सीटों के उपचुनावों में बीजेपी पिछड़ गई है, जबकि टीएमसी, राजद और कांग्रेस ने अपना दम बीजेपी को दिखा दिया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार पर बीजेपी लगातार उस पर हमलावर है। हिमाचल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को राज्य से साफ करने जा रही है। देखते हैं ये खबर। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सियासत काफी तेज है, क्योंकि साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं और इस पहाड़ी राज्य में बीजेपी सत्ता पर काबिज है, जो चुनावों में कांग्रेस की हार पर पार्टी को घेरती रहती है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश को आजाद करवाने और देश को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लोकतंत्र में चुनावों में पार्टियों की हार जीत लगी रहती है, इसलिए मुख्यमंत्री जयराम का ये कहना कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है, उनकी संकीर्ण सोच व मानसिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री शायद भूल गए हैं कि उन्हें प्रदेश के 4 उपचुनावों में करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। धन, बल और सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस ने भाजपा को उपचुनावों में धूल चटाई है। मुख्यमंत्री को 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की नहीं, प्रदेश में अपनी चिंता करनी चाहिए। उनका सिंहासन डोल रहा है। प्रदेश में भाजपा के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, वो किसी से छिपा नहीं है। कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस का बचाव करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार को अपनी कारगुजारियों का भी पूरा हिसाब किताब देना होगा। राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि उनकी फिजूल खर्ची ने प्रदेश को आज 70,000 करोड़ के कर्ज में डुबो दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को महंगाई को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करते हैं। सीएम जयराम ठाकुर की घोषणाओं को लेकर भी कुलदीप सिंह राठौर ने खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। किसान, बागवान से लेकर आम लोग, कारोबारी, बेरोजगार सभी परेशान हैं। कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार मौज मस्ती में डूबी हुई है। और उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का पूरा मन बना चुके हैं और अब वक्त पास आ चुका है। पंजाब में भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए 1 महीना पूरा हो गया। इस मौके पर सूबे की सरकार ने अपने 30 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। साथ ही आम आदमी को राहत देते हुए बड़ा ऐलान भी किया। सीएम मान ने 1 जुलाई से प्रदेश में हर घर को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सीएम मान पर सवालों के तीखे तीर छोड़े हैं। यानी राहत देने के बाद अब आप सरकार पर खुद ही आफत आ गई है। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी बिजली हाफ और पानी माफ की पॉलिसी पर काम कर रही है। इन्हीं वादों के दम पर तो पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। सरकार ने 1 महीने तक अपने वादों को अमली जामा नहीं पहनाया था, मगर अब 30 दिन बाद सीएम मान ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा कि पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट
मुफ्त बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा से सरकार पर करीब 4000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 10 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों की मुफ्त बिजली बंद की जा सकती है। मुफ्त बिजली बंद करने के मुद्दे पर बिजली विभाग ने सरकार के सामने जो आंकड़े रखे हैं उसमें कहा गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो 56% बिजली की बचत होती है। 2019 के आंकड़े देखते हुए विभाग ने बताया कि उस साल कुल 6060 करोड़ रुपए की बिजली दी गई है, जिसमें से 10 एकड़ से ज्यादा वाले 3.10 लाख किसानों की सब्सिडी 3407 करोड़ रुपए बनती है। इस सब्सिडी को सरकार खत्म कर सकती है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर कई सवाल भी दागे हैं। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा ने पूछा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रथम अप्रैल से ही लागू क्यों नहीं की गई? जुलाई से इसकी शुरुआत क्यों? क्या खजाना खाली है? पैसे के प्रबंधन का कोई इशू है? उन्होंने घोषणा पर सवाल खड़ा किया कि 300 यूनिट तो सरकार ने मुफ्त कर दिए हैं, लेकिन अगर 301 यूनिट खर्च हो जाते हैं तो क्या बिल पूरा आएगा या फिर 300 यूनिट घटाने के बाद बिल आएगा? अब विपक्ष का सवाल पूछना तो लाजमी है, जिस पर सरकार को साफ जवाब भी देना होगा, क्योंकि मामला चुनावी वादे का है। अगर सही से पूरा नहीं हुआ तो जनता अर्श से फर्श पर पहुंचाना जानती है। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। इस बार विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सरकार की नाकामयाबियों पर सरकार का ध्यान खींच रहा है और जनता की आवाज को प्रदेश की सरकार तक पहुंचा रहा है। लेकिन अब तो सरकार के समर्थक ही प्रदेश में लूटपाट मचा रहे हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश के दावे की क्या है हकीकत, देखते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सूबे की योगी सरकार पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वहीं अब की बार अखिलेश ने भगवा रंग पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। दरअसल सपा अध्यक्ष ने लखीमपुर में चेन स्नैचिंग की एक घटना का वीडियो ट्वीट किया, जिसमें अपराधी भगवा गमछे से अपना मुंह बांधे नजर आ रहा है। वहीं इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि गमछे से पहचानिए कि चेन लुटेरा कौन है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले में शुक्रवार को शहर के पौष मोहल्ले काशी नगर में बाइक सवार 2 लुटेरों ने दवा लेने जा रही मां बेटी के गले से चेन लूट ली, जो क्लिनिक से दवा लेने जा रही थीं। जब मां बेटी क्लिनिक के पास पहुंची ही थीं कि इतने में बाइक सवार लुटेरों ने बेटी के गले पर झपट्टा मारकर चेन छीन ली और वहां से फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद पीड़िता और उसकी मां ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने लुटेरों को दौड़ाया, लेकिन बाइक पर सवार होने की वजह से वो भागने में कामयाब हो गए। इनमें बाइक चलाने वाला आरोपी हेलमेट में था, जबकि पीछे बैठे लुटेरे ने अपने मुंह पर गमछा बांध रखा था, जिसका रंग भगवा था। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को लूट के वीडियो भी मिल गए हैं। वहीं इस वीडियो के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथ लगने से अब नए सिरे से सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को फेसबुक और ट्विटर पर शेयर कर लिखा कि अब गमछे से पहचानिए लुटेरा कौन। अब ये तो हर कोई जानता है कि भगवा रंग किस राजनीतिक दल का है। यूपी विधानसभा चुनावों में भी भगवा और लाल रंग को लेकर खूब राजनीति हुई थी। अब अखिलेश ने भगवा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ अपने गढ़ को बचाने के लिए खुद पीएम मोदी मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सामने हार्दिक पटेल और आम आदमी पार्टी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं, जिससे पार पाना पार्टी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। गुजरात का सियासी इतिहास बताता है कि करीब 2.5 दशक से यहां बीजेपी का कमल खिलता आया है, जबकि विपक्षी दलों को तमाम कोशिशों के बावजूद मौका नहीं मिला है। खासकर कांग्रेस ने बीजेपी के किले में सेंधमारी के कई प्रयास किए, लेकिन हाथ को कामयाबी न मिल सकी। हालांकि साल 2017 के चुनाव में पार्टी बीजेपी को 99 के फेर में फंसाने में जरूर सफल हो गई थी, और अब साल 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर भी विपक्षी दल सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भर रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए सत्ता का सफर मुश्किल हो गया है। इसलिए पीएम मोदी ने अभी से चुनाव की कमान संभाल ली है। वो लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज तो पीएम ने हनुमान जयंती के बहाने चुनाव पर निशाना लगा दिया। हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश की चारों दिशाओं में बनाई जा रही भगवान की प्रतिमाओं में से ये दूसरे नंबर की है।
मोरबी में बापू केशवानंद जी के आश्रम में ये प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने हनुमान जी को एक भारत श्रेष्ठ भारत का अहम सूत्र बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा से पूरे देश को शक्ति मिलेगी। अब भले ही पीएम मोदी पूरे देश को संदेश दे रहे हैं, लेकिन हर कोई बात से वाकिफ है कि धार्मिक कार्ड खेलकर गुजरात को जीतने की जुगत में है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी इसी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी और हार्दिक पटेल उसकी राह में रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। पंजाब और गोवा के बाद अब आप गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला कर कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है ताकि उसका वोट शेयर बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पटेल भी परेशानी का सबब बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उन्हें परेशान कर रहा है और राज्य के कांग्रेस नेता चाहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूं। उनकी ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी इस स्थिति के बारे में भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन दुख की बात है कि कोई निर्णय नहीं हुआ। पटेल का यह बयान पार्टी में बगावत के साफ संकेत दे रहा है, जो चुनाव के वक्त कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कैसे हार्दिक को हाथ के साथ जोड़े रखती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हताश नहीं हुई है। पार्टी अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसे लेकर मंथन का दौर जारी है। आज भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई। इस मीटिंग में जहां चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं उस दिग्गज की एंट्री को लेकर भी बात हुई, जिसने बीजेपी से लेकर कई दलों को चुनाव में बेदम किया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या कांग्रेस में आएंगे प्रशांत किशोर? क्या पीके के प्लान से होगा पार्टी का बेड़ा पार? कब थामेंगे पीके कांग्रेस का हाथ? यही सवाल सियासत में लंबे वक्त से उठाए जा रहे हैं, लेकिन पीके की एंट्री को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि कांग्रेस में जबरदस्त मंथन चल रहा है। आज भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में कांग्रेस के प्रस्तावित चिंतन शिविर, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, सदस्यता अभियान और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही मीटिंग में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस से जोड़ने के बारे में भी मंथन होने की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करना चाहती है, क्योंकि वो इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि अगर पीके कांग्रेस के लिए प्लान बनाएंगे तो बीजेपी का परेशान होना तय है। बिहार चुनाव के वक्त पीके की ही रणनीति से एनडीए को जबरदस्त मात मिली थी, जबकि महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी प्रशांत किशोर की बिछाई सियासी बिसात पर चलकर बीजेपी को अपने किले में सेंधमारी से रोकने में कामयाब हो पाई थी। इसीलिए कांग्रेस का फोकस जल्द से जल्द प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल कराने का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मई महीने से पहले औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई थी। पार्टी में उन्हें बड़ा पद देने की भी तैयारी है। वहीं पीके की तरफ से भी संकेत यही मिल रहे हैं कि वो भी कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। पीके की टीम ने बीजेपी के मुख्य ऑफिस कमलम के पास ही एक फ्लैट किराए पर लिया है और कांग्रेस पार्टी ने पीके की टीम को फ्लैट और कार समेत कई सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। अब कांग्रेस तो पीके को पूरी तैयारी के साथ लाने की कोशिश में है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि वो कब तक पार्टी का हाथ थामते हैं। लंबे आंदोलन के बाद देश के किसानों के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। केंद्र की मोदी सरकार से सिर्फ उसे अब तक आश्वासन मिले हैं। एमएसपी कानून को लेकर सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है और इस बीच अब देश में खाद की बढ़ती कीमतों ने किसानों की हालत खस्ता कर दी है। तो वहीं देश में यूरिया खाद की कमी का भी संकट गहरा गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। खरीफ की बुआई का सीजन आ रहा है और देश में उर्वरकों का संकट लगातार गहराता जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में विशेष रूप से फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरक की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। देश में पिछले महीने डीएपी की कीमत में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई थी। मार्च 2022 में कंपनियों ने डीएपी की कीमत को बढ़ाकर 1350 रुपए प्रति बैग कर दी है। इस समय डीपी का बिक्री मूल्य 27,000 रुपए प्रति टन है। सरकार हर साल अप्रैल से एनबीएस योजना के तहत उर्वरकों पर सब्सिडी की दरें अधिसूचित करती है, लेकिन अभी तक नई दरों की जानकारी नहीं दी गई है। हरिद्वार जिले में खाद की किल्लत सबसे ज्यादा है। यहाँ किसानों को यूरिया तो मिल रहा है, लेकिन डीएपी की कमी है। डीएपी के 50 किलो के कट्टे पर 150 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। पथरी किसान सहकारी समिति के सचिव चरण सिंह ने बताया कि 1200 रुपए में मिलने वाला डीएपी का कट्टा
अब 1350 रुपए में मिल रहा है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 16 जिलों में यूरिया के दाम नहीं बढ़े हैं। डीएपी, एनपीके और जिंक प्रति बोरी 150 रुपए महंगी हो गई है। सल्फर की खाद 50 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। सिर्फ हरदोई में एक साल से पोटाश और जिप्सम की किल्लत है। बिहार मुजफ्फरपुर में उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बीच जिले में पोटाश की कमी है। यूपी के बरेली में डीएपी पर 15 दिन पहले ही 150 रुपए कट्टे पर वृद्धि की गई है। पहले 1200 रुपए का कट्टा मिलता था, अब 1350 रुपए का हो गया है। 3000 रुपए कट्टे पर प्रिंट रेट होते हैं और 1650 रुपए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। देश के कई राज्यों में यही हाल है। यूपी के भी कई जिलों में किसानों को यूरिया बढ़ी हुई कीमत पर मिल रहा है, लेकिन डीएपी नहीं मिल रहा। किसान पहले ही एमएसपी गारंटी कानून की आस लगाए बैठा है, तो वहीं देश के किसानों को सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। तो वहीं बड़े किसान और उनके नेता सरकार से फिर दो हाथ करने का मन बना चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच किसानों की स्थिति और दयनीय होती जा रही है। आज 4 राज्यों में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणाम सामने आए। परिणामों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पार्टी किसी भी सीट पर नहीं जीत पाई। इस बीच बीजेपी की नींद उड़ाने की तैयारी कांग्रेस ने भी कर ली है। कांग्रेस के निशाने पर गुजरात विधानसभा चुनावों के साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और इन चुनावों में बीजेपी को हराने का उसे प्लान भी मिल गया है। तो कैसे बीजेपी को हराने का जाल बुन रही है कांग्रेस, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी खेमा आज गम में डूबा नजर आ रहा है, तो कांग्रेस की खेमे में उम्मीदों की रोशनी दिख रही है। उपचुनावों में बीजेपी की हार और कांग्रेस की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। उपचुनावों से देश में बीजेपी के कमजोर होने की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस इस मौके को भुनाने में जुट गई है और अब पार्टी को मजबूत बनाने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके का साथ भी मिलता दिख रहा है। पीके के कांग्रेस में शामिल होने पर जल्द ही पर्दा उठ सकता है। इसे लेकर आज सोनिया गांधी के आवास पर बैठक बुलाई गई थी। पार्टी के टॉप नेता इसमें शामिल हुए। बैठक के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और एके एंटनी भी पहुंचे। चर्चा पार्टी के संगठन चुनावों को लेकर होनी थी, लेकिन प्रशांत किशोर के पहुंचने के बाद बैठक का पूरा एजेंडा बदल गया। प्रशांत किशोर को सोनिया गांधी ने विशेष तौर पर बुलाया था। बैठक में पीके ने गुजरात विधानसभा चुनावों के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। 4 घंटे तक चली बैठक में पीके ने बताया कि कैसे देश में कांग्रेस मजबूत होगी और कैसे पहले गुजरात बीजेपी से छीना जाएगा और कैसे 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर किया जाएगा। पीके के प्रस्ताव पर सोनिया गांधी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। बैठक के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष ने पीके को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर भी दिया है। पार्टी चाहती है कि पीके चुनाव सलाहकार के तौर पर नहीं, कांग्रेस नेता के तौर पर काम करें। प्रशांत किशोर ने भी सोनिया गांधी को पॉजिटिव संकेत दिया है, लेकिन अभी उन्होंने पार्टी में शामिल होने की बात खुलकर नहीं कही है। दावा किया जा रहा है कि अगले महीने पीके कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, जिस पर जल्द ही कांग्रेस अपना रुख साफ